जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज़। दोस्तों, अभी अभी एक बयान आया, बयान अजीत डोभाल साहब का है। इस सरकार में अभी तक जितने भी फेवरेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा फेवरेट्स में मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे एस जयशंकर जी के साथ हमारे जो अजीत डोभाल जी हैं वो भी, और जनरल विपिन रावत जी हैं, इनसे बिछड़ गए। मैं ऐसा मानता हूं कि वो भी इनकी जो मतलब हमारे जो पांच हैं ये गजब लेवल के थे, हैं उनमें से वो बिछड़ गए, मुझे बड़ा दुख है। लेकिन जो भी है मामला, हालांकि मैं निर्मला सीतारमण जी की भी काफ़ी तारीफ़ करना चाहूँगा कि इनकी सरकार के अंदर इन्होंने जिस तरीके से इकोनॉमी की बागडोर को संभाल के रखा हुआ है और डिफेंसिव मोड की जगह एक एग्रेसिव मोड की फॉर्म में अपनी पॉलिटिक्स अपना एक पॉलिसीज़ बना रही है, वो अपने आप में गजब है। लेकिन 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 एक बयान जो है वो ये कि अगर नेताजी होते तो भारत को भारत का बंटवारा ना होता। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है और इसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर मतलब आप हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड है और हमारे जो वॉरियर्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को इस्लामिक इन्वेडर से बचाया और लगातार उसके ऊपर काम किया, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा एक इंडियन एवेंजर्स मैंने चैनल जो स्टार्ट किया है उसको एक बार देखें। उसमें आपको मैंने शिवाजी के मामले से रिलेटेड काफ़ी सारी स्टोरीज डालना शुरू कर दिया है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा उसके ऊपर भी उसे भी सब्सक्राइब करें तो रिक्वेस्ट रहेगी। अब आ जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। दोस्तों देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी, नेहरू, ये जितनी भी पर्सनैलिटीज थे ना, देखो यार, कंट्रोवर्सी उसकी जिसने कुछ किया ही नहीं, उसके नाम पे ना हाँ में ना ना में कोई कुछ है ही नहीं। अब कुछ पर्सनैलिटीज ऐसे होते हैं जो अपने पीक पर हैं और उनके बारे में बहुत ज़्यादा सा आपके पास नेगेटिव नहीं है, जैसे B.R. अम्बेडकर साहब। और बहुत से ऐसे हैं क्योंकि वो उस समर में खड़े थे लेकिन उन्होंने एक पोजीशन जो स्ट्रांग होल्ड की हुई थी वो अपने आप में गजब थी। ठीक है। अब अजीत डोभाल जी का ये कहना, दो स्टेटमेंट्स जो दिखाई दे रही हैं वो ये कि नेताजी ने कहा था कि मैं पूरा एक्सेप्ट करूंगा तो पूरा हिंदुस्तान करूंगा, वरना मतलब पूरा अखंड भारत से नीचे कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, और नेताजी के बारे में इटली, जो क्लेमेंट इटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे एक बार जब पूछा गया, ये रेफरेंस दिया गया कि पूछा गया कि आपने भारत को आज़ादी क्यों दी, तो उन्होंने कहा ड्यू टू नेताजी। अब यहाँ तीन सवाल आ जाते हैं और एक उन्होंने ये कहा बहुत ही हालांकि बिना नाम लिए कि 1962 वॉर में हम इसलिए हारे क्योंकि हमारी प्रिपरेशंस अच्छी नहीं थी। तो सवाल ये है, नेताजी का एक एनालिसिस तो बनता है कि अजीत डोभाल जी की जो स्टेटमेंट है, जिनको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, उनका एक बहुत अच्छा फॉलोवर हूँ, मतलब मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो भाई उन्होंने जो कहा उनकी इस बात को थोड़ा सा जांच परख लें और आपको समझा दें कि असलियत में इनके रेफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले, सुभाष चंद्र बोस एक कटक के अंदर एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली के अंदर पैदा हुए और जो भी लेवल है एजुकेशन लिया, जो भी 1920 के अंदर खास बात है। देखो, माइंड बचपन से ही दिखाई दे रहा होता है। मैं बचपन की बहुत ज़्यादा कहानियों पर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इंसान का जो बचपन है या कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर देती हैं। पर्सनैलिटी को डिफाइन क्या किया, सबसे पहले कि ICS एग्ज़ाम देने के लिए 1920 में गए, जो इम्पॉर्टेंट बेसिक एग्ज़ाम था जहाँ थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स उसके लिए अप्लाई करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने भी अप्लाई किया, 6 सीटें थी, 4th रैंक आया। बहुत कंफर्टेबल फॉर्म में जो एक इंपॉर्टेंट स्टेज था उसे क्रॉस कर गए। लेकिन एक साल के बाद उन्हें इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन हिस्ट्री और उसके बाद इंडियन लैंग्वेजेस का एक एग्ज़ाम देना था जो नॉर्मली एक फ्री वॉक ओवर होता है, उसमें पास आउट करना ज़रूरी था। ज़रूरी मतलब मैंडेटरी तो होता है लेकिन उसको एग्ज़ाम देना होता है और वो बहुत आसानी से पास हो जाता है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। तो इतना कोई टफ नहीं था क्योंकि 6 ही बंदे होते हैं, पास कर लोगे तो ठीक है, वरना कोई ऐसी दिक्कत नहीं। यहां जैसे ही मामला आता है तो सुभाष चंद्र बोस क्लियर वर्ड्स में कह देते हैं कि इंडियन पीनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर
ये मेरे से पूछेंगे और मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का बखान करूं तो मुझे माफ़ करो, मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता। हालांकि घर वाले, उनका बड़े भाई पिताजी इन्होंने अपोज किया, लेकिन माताजी ने कहा बेटा जो मन करता है ना वो कर, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। वहीं से इन्हें मोटिवेशन मिला। लेकिन आईसीएस एग्ज़ाम में रैंक 4 लेके आना और उसके बाद उस एग्ज़ाम को लात मार के आना, ये पर्सनैलिटी सुभाष चंद्र बोस की थी। उसके बाद जो भी सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो सुभाष चंद्र बोस की गांधी जी के साथ दिखाई देती है, और यहीं से कहीं ना कहीं हम एनालाइज कर लेते हैं कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो आमने सामने खड़े थे। तो सबसे वो जो सिचुएशन थी वो 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन 1939 के अंदर जो दिसंबर में सेशन हुआ, जिसे त्रिपुरी संकट या त्रिपुरी का कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है, क्राइसिस, त्रिपुरी क्राइसिस भी कहा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी संकट यानी त्रिपुरी एक जबलपुर के पास छोटी सी रियासत है, वहां पर ये सेशन हुआ। वहां पर गांधी जी और नेहरू के, गांधी जी और बोस के बीच में एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो चुका था। बोस जो है वो क्लियर वर्ड्स में क्लियर थे इस मामले में कि भैया आज नहीं तो कल हमें मतलब आज़ादी तो चाहिए और पूरा हिंदुस्तान चाहिए, हमें ये नेशनल मूवमेंट अभी शुरू कर देना चाहिए, हमें इंडिया से, हमें अंग्रेज़ों को बाहर भगाने का प्रोसेस अभी से शुरू कर देना चाहिए, लड़ना चाहिए अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए, ताकि हिंदुस्तान जो है वो कहीं ना कहीं आज़ाद हो जाए। अंग्रेज समस्या में है, हमें इनको कोऑपरेट करके कुछ नहीं मिलेगा और हमें एक मूवमेंट अभी से शुरू कर देना चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है, ये एक ऐसा और लास्ट मोमेंट था जहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस की बात मान ली होती, और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस ही ये है कि अगर ये बात मान ली होती और 1939 के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस के कहने के अनुसार गांधी जो हैं वो पीछे हटते या गांधी उन चीज़ों को समझ लेते और पूरे का पूरा मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो 42 में शुरू किया गया, 42 में, वो 39 या 40 में शुरू हो जाता, तो पॉसिबिलिटी पूरी थी कि 2.5 साल पहले जो मूवमेंट शुरू होता, वहां कांग्रेस ने जो, मतलब मैं इस चीज को ऐसे जोड़ रहा हूं समझिएगा कि 1939, सितंबर 1939, अगर आप प्रिसाइज देखेंगे तो 3 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने का सीधा मतलब यहां पर यह था कि भाई असल में ब्रिटिश जो थे वो फाइटिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस, ब्रिटिश जो थे वो फाइट फॉर देयर एग्जिस्टेंस, फाइट फॉर देयर एग्जिस्टेंस, अपने एग्जिस्टेंस की वो लड़ाई लड़ रहे थे। अब आप में से कई कहते हैं कि यार वर्ड रिपीट कर देते हैं, देखो यार मास्टर हूं, ठीक है, क्लास में 4-4 बार बच्चों को बोल बोल के लिखवाना पड़ता है, तो एक एक शब्द को 4 बार बोलने की बहुत बुरी आदत होती है, हम कितना भी रेजिस्ट कर ले नहीं कर पाते। और अगर, क्योंकि कई बार कमेंट बॉक्स में बड़ा सारा आप 4 बार बोलते हो, 4 बार बोलते हो, देखो यार मजबूरी है, अब टीचर हैं तो भाई कुछ तो करेंगे, और क्लास में 4-4 बार बोल के पढ़ाना पड़ता है बच्चे को, लिख रहे होते हैं तो मतलब होता है ये। अब आप इधर समझिए, ये तो हैबिट बन जाती है। अब यहां एग्जिस्टेंस के लिए ब्रिटिश लड़ रहा है, तो वहीं तो डायलेमा था कि यहां पर आपके पास बहुत से कह रहे थे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना शुरू करो और इनको भगाओ यहां से, कुछ भी करके इन्हें भगाओ यहां से। दूसरे लोग कहते हैं कि असलियत में खेल ट्रांसफर ऑफ पावर का है, अगर आप अभी इन्हें भगा देते हैं और विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ पावर, और मेनली पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर के बिना अगर आप भगा देते हैं, तो यहां पर पावर वैक्यूम क्रिएट होगा, और ये जो पावर वैक्यूम है इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे को पॉसिबली देखना शुरू कर सकता है, या फिर हम किसी ना किसी तरीके के क्राइसिस में उलझ सकते हैं। दोनों प्रेडिक्शंस ठीक थी, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स को उसी टाइम भगा देते तो पावर वैक्यूम क्रिएट होता, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा,
सेंट्रल अथॉरिटी क्या होगी, किसके पास होगी, इलेक्शन कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, क्या कुछ नहीं पता था। तो इसलिए अगर आप भगा देते तो पॉसिबली ब्रिटिशर्स अगर भाग भी जाते, पहली बात तो अगर भागते नहीं भागते वो एक अलग मैटर है, मान लिया भाग भी जाते, तो आपके यहाँ हमारे, आपके मीन्स मेरा कौन सा मतलब इंग्लैंड का हो, हिंदुस्तान का हूँ, हमारे यहाँ एक पावर वैक्यूम क्रिएट होता और सिचुएशंस को हैंडल करना मुश्किल हो जाता। वहीं अगर हम इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि ब्रिटिशर्स को भगा देते, मान लिया भगा दिया और सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी वाले क्या कहते हैं कि यहां ब्रिटिशर्स को भगा देना चाहिए था, ठीक है। अब भगा देना चाहिए था तो ठीक है, उसके बाद का प्लान किसके पास क्या था मुझे नहीं पता, और मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है कि उसके बाद क्या होता अगर उसी टाइम पर भाग जाते, क्योंकि हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यही है कि हिस्ट्री की अपनी सबसे बड़ी लिमिट यही है कि हिस्ट्री को इफ और बट, अगर ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, इसका हमारे पास बहुत ज़्यादा सा स्पेस होता नहीं है। लेकिन मेरे से अगर पूछा जाए कि उस टाइम पर अंग्रेज़ों को भगा देते तो क्या होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पर अंग्रेज़ों को भगाने के बाद का जो प्लान इंपॉर्टेंट है वो इंडियंस के पास नहीं था। अब क्योंकि अंग्रेज़ों को भगाने का प्लान इंडियंस के पास, मतलब उसके बाद का प्लान नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी कैसे नहीं, क्योंकि जो 1945 के बाद एक प्रोसेस्ड वे में शुरू हुआ और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के बाद कैबिनेट मतलब हमारी पार्लियामेंट बनी, असेंबली बनी और उसके बाद सब चीज़ें, और अंग्रेज़ों ने बैठ के उसको प्रॉपरली डिसाइड करा, वो नहीं होता। और वो नहीं होता तो उसके अलावा क्या होता, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। अगर किसी के पास है तो प्लीज़ मेरे को मेंशन करे। और हालांकि आप बहुत अच्छे अच्छे लंबे लंबे मैसेज करते हैं और मैं बहुत सारे मैसेज पढ़ता भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, जितना मेरे पास एक थोड़ा सा ज्ञान है उसके अनुसार, कि भाई ऐसा कुछ प्लान कहीं कुछ था या ऐसी कोई, देखो प्लान से ज़्यादा बड़ा होता है एक इंस्टीट्यूशन। अंग्रेज़ों ने 1947 में जाने से पहले एक इंस्टीट्यूशन डेवलप कर दिया था। वो इंस्टीट्यूशन था पार्लियामेंट और बहुत सारी गवर्नमेंट्स, और वहाँ पर इंडियंस को वहाँ पर इंडक्ट करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर 1939 में ऐसा नहीं था कि कोई इंस्टीट्यूट या कुछ था। अब क्योंकि नहीं था, बना देते और अंग्रेज तरीके से बनाते तो ये पॉसिबल नहीं था। अब अगर होता तो मैं इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो ये वाला ओपिनियन भी काफ़ी हद तक ठीक है, अपॉर्चुनिटीज वाला ओपिनियन भी ठीक है, लेकिन उसके बाद का प्लान क्या होता वो मैं नहीं जानता, इसलिए मैं उसको डिनाई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे एग्जिस्टेंस के नाम पर, यहाँ पर कांग्रेस का एक ब्लंडर था, और वो कांग्रेस ने जो ब्लंडर किया वो खतरनाक ये था कि कांग्रेस ने ब्लंडर करके ये किया, जो यहाँ अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस की वो क्या थी कि या तो आप गवर्नमेंट में बने रहते। कांग्रेस ने यहां क्या किया, अक्टूबर 1939 के अंदर, अक्टूबर 1939 में यूनानिमसली रेजिग्नेशन दे दिया सारी पार्टीज ने, मतलब साइमल्टेनियसली सारी पार्टीज ने रेजिग्नेशन दिया और सरकारों से बाहर हो गई। 8 स्टेट्स में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सब में बाहर हो गई। यहां तक कि जो एरा ऑफ डार्कनेस में शशि थरूर जी ने भी लिखा है, वो क्लियर वर्ड्स में कहते हैं कि ये एक कांग्रेस की गलती थी। क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर क्या है, मेरे को देखना पड़ेगा वो रेफरेंस क्या है, कि यहां पर मानना क्या है कि भाई कांग्रेस सरकारों से बाहर निकली और चुपचाप बैठ गई। या तो आप बाहर निकलते नहीं, निकलते तो कुछ करते, आप निकल के चुपचाप बैठ गए। भाई आपने विरोध किया, यहां पर अहिंसा जो है वो डिसास्ट्रस प्रूव होती हुई नजर आ रही है। अगर कांग्रेस यहां सरकार में रहती तो ये असलियत में कांग्रेस की बड़ी मिस्टेक है कि अगर यहां कांग्रेस गवर्नमेंट में रहती तो यहां एक वैक्यूम क्रिएट नहीं होता, और वो वैक्यूम असलियत में कांग्रेस से हटे वैक्यूम क्रिएट हुआ। और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ, यहां गवर्नमेंट से हटे वैक्यूम क्रिएट हुआ। इस वैक्यूम में ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश और दूसरी तरफ जो है मुस्लिम लीग, ये घुस गए और इन्होंने सारी सरकार अपने हाथ में अपने कंट्रोल में लेके, सारे डिसीजंस कंट्रोल में लेके, सब कुछ अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
ये कांग्रेस की गलती थी। और उसके बाद ये 1939 से लेकर और अप्रोक्सीमेट 1946 तक कांग्रेस वाले कोई इलेक्शन नहीं लड़ते, सत्ता में ही नहीं है, सत्ता से बाहर है। अब क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो ये लगभग कितने 7 साल का टाइम मुस्लिम लीग को मिल गया अपनी डर्टी पॉलिटिक्स को करने के लिए। और कांग्रेस इस टाइम पर लगभग 2.5 साल तक कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार को क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रिस्पॉन्स था वो भी गजब लेवल पर आया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट 1944 तक अपना असर खत्म कर चुका था। वो बात नहीं थी जो होनी चाहिए थी, वो असर नहीं था एक लेवल के बाद जो दिखाई देना चाहिए था। नो डाउट अंग्रेजों को एक बार को तो हिला दिया, लेकिन वो हिलाकर उसके बाद इनकी खुद की एनर्जी खत्म हो गई, इनकी खुद की एनर्जी खत्म हो गई, क्योंकि यहां पर वो जो डायनामिक पर्सनैलिटी वाला मामला था वो गायब हो गया। यहां सुभाष चंद्र बोस नजर आते हैं। 1939 में महात्मा गांधी के साथ इनके डिस्प्यूट्स सामने आते हैं। 1940 के अंदर इन्होंने कोशिश करी कोई पार्टी वार्टी बनाने की, कुछ नहीं बना। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन इन्होंने एक खतरनाक खेल जो खेला, यार सच्ची बता रहा हूँ, एक बंदे की जो ताकत होती है ना, एक बंदे की सनक होती है अपने देश के लिए, एक जो मतलब जिसे कहते हैं ना अपनी देश के लिए जो पूरी प्यार होता है, वो यहां दिखाई दे रहा है। यहां क्या सोच के देखो, यहां से अपनी दाढ़ी बढ़ाते हैं उड़ीसा के अंदर कटक से, पूरा हिंदुस्तान क्रॉस करते करते पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करते हैं, गूंगे बहरे अफगानी का बेस बदलकर अफगानिस्तान पार करते हैं, यूएसएसआर के अंदर एंटर करते हैं, मॉस्को पहुंचते हैं, मॉस्को के अंदर यूएसएसआर से मिलते हैं, उसकी मदद लेने की कोशिश करते हैं। जब यूएसएसआर मना कर देता है तो वहां से जर्मन एम्बेसी जाते हैं। जर्मनी का जो एम्बेसडर है वो इन्हें इटली भेजता है और इटली से ये जर्मनी में बर्लिन पहुंच जाते हैं। सोच कर देखो, बंदा पैदल, घोड़े पे, रिक्शे पे, खच्चर पे, कैसे भी, ट्रेन से, प्लेन से, कैसे भी जा रहा है, बंदा पहुंच रहा है। सोचकर देखो 17 जनवरी 1941 बोस जर्मनी पहुंच चुके हैं और अप्रैल के अंदर 17 जनवरी को यहां से निकलते हैं और अप्रैल 1941 में बोस जर्मनी में खड़े थे। सोचकर देखो, समझे। और एक साल मई 1942 तक इंतजार करते हैं हिटलर से मिलने का। एक ही मीटिंग हुई है हिटलर से, यही कॉन्फिडेंस दिखता है यार बंदे का, अल्टीमेट पर्सनालिटी क्या। सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिलते हैं तो पहले तो हिटलर, एक बंदा आता है, हिटलर आया और हिटलर जैसी आया, सुभाष चंद्र बोस ने उनसे मीटिंग का हाथ मिलाया। हाथ मिलाते ही साहब पहली बात तो हिटलर कहता है क्यों मिलो इससे, तो हिटलर के आसपास वाले कहते हैं भाई साहब, सर, फ्यूरर, ये जो है ये गांधी को हरा के आया है और अंग्रेजों का बहुत बड़ा दुश्मन है, तो इससे मिल लेने में फायदा है। हिटलर कहता है गांधी को हरा के आया है और ऐसे ऐसे बात है, तो वेरी गुड, बुला इसको। यानी एक पर्सनैलिटी है, यहाँ आपकी प्रोफाइल काम कर आती है ना। खैर चलो जी, आ गए, अंदर मिलने चले गए। अंदर मिलने चले गए तो हिटलर से हाथ मिलाया, साहब कहते साहब आप हिटलर नहीं है। सामने वाला कहता क्या बकवास कर रहे हो, कहता और क्या आप हिटलर नहीं है। जब ये कहा ना आप हिटलर नहीं है, अब हिटलर अंदर से आता है, कहता कैसे पहचाना कि ये हिटलर नहीं है। कहता सर कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपको, आप देखो और इसको। कहते यार तुम मेरे से मिला नहीं, कॉन्फिडेंस कैसे। कहते यार सर इतना तो हम भी आप समझ सकते हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब ये कि हिटलर और सुभाष चंद्र बोस का यही एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में हिटलर को सुभाष चंद्र बोस ने इंप्रेस किया। 4000 के करीब सैनिक मिले, आज़ाद हिंद फौज वगैरह जो भी बनाई। सोचो ना, बंदा इसी लेवल पे तो है। और वहां से हिटलर ने साफ कहा कि भैया तुम्हें हम वैसे तो भेज नहीं सकते, तो वहां से सोचकर देखिए हिटलर सबमरीन के थ्रू आप खुद अंदाजा लगाइए एक बंदा देश प्रेम में किस लेवल पर है। सबमरीन से पूरे का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो क्रॉस करके मेडागास्कर, मोजाम्बिक होते हुए जावा द्वीप तक पहुंचता है, सुमात्रा। यहां जापान से मिलते हैं,
जापान से आज़ाद हिंद फौज बनती है और आज़ाद हिंद फौज के अंदर शामिल होकर अपनी पूरी की पूरी इंडियन नेशनल आर्मी लेकर भारत पहुंच जाते हैं। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि इंडियन नेशनल आर्मी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्पैक्ट क्रिएट किया। मैं उस बहस में नहीं जा रहा कि क्या इंडियन नेशनल आर्मी ब्रिटेन को इंडिया में हरा सकती थी। मैं उस बहस में भी नहीं जा रहा जब जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के मामले में ये कहा था कि अगर कोई भी सेना लेके आया, चाहे देशी चाहे विदेशी, भारत के ऊपर, तो उस सेना के खिलाफ बंदूक उठाने वाला सबसे पहला मैं होऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके पीछे के दो अलग अलग ओपिनियन हैं, दो अलग अलग लॉजिक्स हैं, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, एक ही गलत है ऐसा नहीं होता। खैर, ऐसा कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि अगर ऐसा हुआ तो बंदूक उठी, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज आ रही थी। लेकिन हम इसे भी नकार नहीं सकते कि आज़ाद हिंद रेडियो 4 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने जब नेशन को रिप्रेजेंट किया, बोला, अपना संबोधित दिया, स्पीच दी, उसमें जवाहरलाल नेहरू, उसमें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा है। तो मेरा ऐसा मानना ये है, मेरा यह मानना ये है कि हम जैसा सोचते हैं कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस के रिलेशंस बहुत खराब थे या कुछ भी, तो यार एक स्टेटमेंट समझिए, ऐसा नहीं है। बाप बेटे वाले रिलेशंस होते हैं, 30 साल का डिफरेंस है, 24 और 51 के बीच का, मतलब 25-30 साल के बीच का डिफरेंस है, 69 से और 97 के बीच में 28 ईयर्स बैठते हैं, तो बाप बेटे वाला एक रिलेशन है। और यही कारण है कि हम जब कभी भी अपमान ये कहते हैं कि कौन बाप, कैसा बाप, राष्ट्रपिता क्या, हालांकि मैंने यूट्यूब पे एक गधे को देखा था, देखो भैया, बायोलॉजिकल फादर एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी में जो तुम्हें आगे बढ़ना सिखाए वो भी पिता समान ही है। ये समझिए, जो आपको सही शिक्षा दे, आपके जीवन को बनाए, संवारे और पिता के सारे धर्म अपनाए या पिता के सारे काम पूरे करे, तो वो भी पिता ही है। इसलिए ये कहना कि हम गांधी को पिता क्यों माने, तो देखो बायोलॉजिकल फादर तो देखो पॉसिबिलिटी नहीं है, और गधों को समझ में नहीं आता कि हु इज़ अ बायोलॉजिकल फादर और हु इज़ अ आइडियोलॉजिकल फादर। अब मैं 11वीं में था, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो मुझे जीवन के हर कदम पर सपोर्ट करने का जो काम है वो मेरे फूफा जी ने किया। हर कदम पर बारीकी से, मेरी बुआ और मेरे फूफा दोनों मेरे को समझाते, बारीकी से हर कदम पर जहाँ गिरे वहाँ उठाया, जहाँ समस्या थी वहाँ बताया, जहाँ देखना था वहाँ दिखाया, और हर रास्ता वो बताया। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे फूफा जी और मेरी बुआ जी की वजह से हूँ। क्यों? क्योंकि पिताजी 11वीं क्लास में एक्सपायर हो चुके थे रोड एक्सीडेंट में। तो यार आप खुद सोच कर देखो, तो मेरे पिता के सारे जो धर्म थे वो मेरी बुआ और मेरे फूफा ने पूरे किए, हमें हर रास्ता दिखाया। तो इसका मतलब ये मेरे पिता तुल्य वो हो गए। जो मैं अपने पिताजी को सम्मान देता, उनका सम्मान आज तक करता हूं। वो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। हमारे बड़े भाई साहब का मैं इतना वही सम्मान करता हूं कि यार हम इस दहलीज से जो मिला है उसका हम पूरी जिंदगी एहसान नहीं उतार सकते। तो ये चीज पिता के मामले में भी है। तो सुभाष चंद्र बोस ने अगर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के बुलाया होगा तो कुछ सोच समझ के ही बुलाया होगा। तो इसलिए ये डिबेट जो है वो एक अजीब सी लगती है कि भाई सुभाष चंद्र बोस और राष्ट्रपिता कैसे, वो सबका देश का बाप कैसे हो सकता है? बेटा, जिसका बाप नहीं होता ना, आइडियोलॉजिकल फादर पाकिस्तान को नहीं मिला, हाल देख लो। पाकिस्तान का आइडियोलॉजिकल फादर पाकिस्तान को नहीं मिला, उसका हाल देख सकते हो। बांग्लादेश का आइडियोलॉजिकल फादर जो है वो मुजीबुर रहमान था, देखो कितनी तेजी से आगे निकला। अफगानिस्तान के पास कोई आइडियोलॉजिकल फादर नहीं है कि किसके आइडिया पे वो देश चलेगा। ईरान के पास आइडियोलॉजिकल फादर के मामले में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ईरान का हाल देख लो। सऊदी अरेबिया कैसा भी है, वो एक स्ट्रांग रूल में और एक आइडिया पर चलता है, काफी हद तक स्टेबल है।
लेकिन आप और देशों को देख लो, आइडियोलॉजिकल फादर होना, जहां से आपका देश एक रेफरेंस मानकर अपने आप को आगे बढ़ाता है, वो किसी भी देश के लिए नेगेटिव नहीं है। उनकी बहुत सी चीजें ठीक हैं, बहुत सी चीजें गलत हैं। अब मैं कई बार देखता हूं कि अहिंसा परमो धर्मा की बात होती है कि हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया, कोई एक गाल पे मारे दूसरे गाल पर दूसरा गाल आगे कर दो, ये बताया गया। देखो, उन्होंने जो शिक्षा दी वो अगर आप गलत सोचते हो तो गलत लेके जाते हो, तो मैं क्या करूं। ये वही गांधी हैं जो लास्ट में कह रहे हैं करो या मरो। तो अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिता अहिंसा हिताम च, समझे, धर्म हिंसा हिताम च समथिंग, वो जो एक लास्ट वाली लाइन है वो तो साफ कह रहे हैं। और रही बात गांधी की इस अहिंसा परमो धर्मा वाली फिलॉसफी को आप अपने घर में इस्तेमाल मत करो। आपका एक भाई एक मारे आप चार मारो, वो एक कहे तुम चार कहो। आपका परिवार अगर सुरक्षित रह जाए तो बता दो, इकट्ठा रह जाए तो बता दो। देश में भी तो यही है ना। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, बहुत सारे लोग इसमें हिंदुइज्म को कहते हैं कि मुसलमान नहीं मानते और इसलिए हम दब रहे हैं। भैया आपने माना तो आज के दिन हिंदुओं का एक इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल लेवल, एजुकेशनल लेवल, प्रोग्रेस का लेवल देख सकते हो। वहीं अगर आप मुस्लिम्स का देखो, जिन्होंने नहीं माना वो आपस में ही कट के मर रहे हैं, पाकिस्तान में देख लो। तो अहिंसा परमो धर्मा बॉर्डर पे किसने कह दिया? अहिंसा परमो धर्मा बॉर्डर पे तो होता ही नहीं है। अहिंसा परमो धर्मा मेरे घर में तो अवेलेबल है। कई बार क्या होता है सभी को कि कभी कभार गुस्से में कोई अगर कुछ कह देता है आपस में, तो इसका मतलब थोड़ा ना थप्पड़ वगैरह मारना शुरू कर देते हैं। हम अपने घर में कैसे इस्तेमाल करते? अहिंसा परमो धर्मा। इसका मतलब यह है कि मामले को शांति से निपटा लिया जाता है। ठीक है यार, तेरी क्या गलती, मेरी क्या गलती। अब दोनों में वो आदत डेवलप हो चुकी है, दोनों भाइयों में, तो हम क्या करते हैं, मामला सेटल हो जाता है, साथ है। ये चीज समझने वाली है कि अहिंसा परमो धर्मा आपने घर में इस्तेमाल किया, पड़ोस में इस्तेमाल किया या बॉर्डर पे इस्तेमाल किया। अगर अहिंसा परमो धर्मा घर और पड़ोस में, समाज में इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बॉर्डर पे इस्तेमाल कर रहे हो तो गलत है। अब अगर मान लिया हिंदुओं ने अहिंसा परमो धर्मा इस्तेमाल किया और आज आपका प्रोग्रेस हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उसका नुकसान है, तो अब आप थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हो तो बुराई नहीं है। लेकिन कोई भी प्रिंसिपल जो है, जो हमारी गीता में भी अगर लिखा है, तो वो उसको लॉजिकली समझो तो सही। श्री कृष्ण भगवान भी तो अहिंसा परमो धर्मा के नाम पर ही अंतिम बार अंतिम प्रस्ताव लेके गए थे कि भाई लड़ाई माफ करो, 5 गांव दे दो, ये दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर ऐसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका। दुर्योधन को अहिंसा परमो धर्मा नहीं आता था। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, उसे आप अपनी लाइफ में उतार कर देख लो। तो गांधी को गाली बकना एक आसान काम है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेहरू पे, सुभाष पे। तो यानी सुभाष और गांधी जी के डिफरेंसेस को आप जैसे भी प्रोजेक्ट करते हैं वो एक अलग लेवल है, वो आपकी इच्छा है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जा पा रहा। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन इतना बुरा नहीं है जितना नॉर्मली मैं व्हाट्सअप या ट्विटर या इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक की या मैं फेसबुक तो चलाता ही नहीं, खैर, और यूट्यूब की वीडियोस के अंदर मेरा दिखाई देता है। अब यहां तक सुभाष चंद्र बोस का मामला, तो सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है ना, वो पता है क्या थी? अचीवमेंट ये थी कि इंडियन नेशनल आर्मी लेकर आए, और उस इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटेन का जो सबसे मजबूत पिलर था यानी आर्मी, उसके अंदर भी वो बीज बो दिए नफरत के, समझे। और उसका असर क्या हुआ नफरत के बीज बोने का? उसका इंडियन नेशनल आर्मी का ये जो असर था, इंडियन नेशनल आर्मी का जो असर था वो यही था कि अब रूट्स जो, मतलब हमारी आर्मी के अंदर भी नेशनलिज्म के रूट्स पनप चुके थे। और इसका बेस्ट एग्जांपल 18 फरवरी को नौसेना का जो विद्रोह था, रेटिंग्स म्यूटिनी, उसमें दिखाई देता है, उसमें साफ दिखाई देता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि एकदम से इंडियन नेशनल आर्मी कैसे खड़ी हो गई? देखो यार, इंडियन नेशनल आर्मी का अगला जो पार्ट है वो है रेटिंग्स म्यूटिनी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि नौसेना ने विद्रोह किया और बाकी जो दूसरी आर्मीज थी वो इसके साथ आकर खड़ी हो गई कि हम भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं और कोई इनको अपोज नहीं करेगा। खैर,
लेकिन हम यहाँ भूल जाते हैं कि जब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ रहे होते थे या पढ़ते हैं, तो हम बताते हैं कि वहां पर गढ़वाल रेंजमेंट जो थी, उनके सिपाहियों ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर हथियार या गोली चलाने से मना कर दिया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर। अब आपको यह तो समझना पड़ेगा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर सरकार ने, सैनिकों ने गोलियां चलाने से मना कर दिया। ये पहला सिग्नल है या पहला सिंबल है आर्मी के अंदर सेंस ऑफ नेशनलिज्म होने का। वरना उससे पहले आपको 1919 के अंदर एक एग्जाम्पल साफ नजर आता है जलियांवाला बाग का, जिसमें पठान और गोरखा अरेंजमेंट जो थी, उन्होंने सीधे सीधे लोगों पर गोलियां चलाई रख के पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर, जिस जलियांवाला बाग को हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। तो जो सैनिक गोलियां चला रहे हैं, अब वो सैनिक गोलियां चलाने से मना कर रहे हैं। पहले गोलियां चला रहे हैं नहीं, सेंस ऑफ नेशनलिज्म नहीं है। गोली चलाने से मना कर रहे हैं नहीं, सेंस ऑफ नेशनलिज्म है। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी जैसे ही बन रही है, सारे सैनिक खड़े हो जाते हैं कि यस वी आर गोइंग टू फाइट फॉर इंडिया। और रेटिंग्स म्यूटिनी 1947 की जो दिखाई 18 फरवरी 1946 की जो दिखाई देती है, उसमें साफ नजर आता है कि नाउ इंडियन सोल्जर्स आर नॉट गोइंग टू टेक कमांड फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिसर्स। यहां ब्रिटिशर्स अपना हर्ट लूज कर जाते हैं। इसीलिए जब अजीत दोवत जी स्टेटमेंट देते हैं कि जो इटली है उसने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से, मुझे ऐसा लगता है कि सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी को वो क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन हम उस क्रेडिट को भी नहीं छीन सकते जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आर्मी वालों के अंदर दिखाई दिया। ये रियलिटी है। जो वहां भावना थी वो यहां बढ़ के आई और यहां तो खुल के आ गई। अब आगे अगला, तो आर्मी के अंदर भी जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुई, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से शुरू होती है और आगे तक चलती है। अब अगला पॉइंट यहां ये नजर आता है कि बंटवारा ना हुआ होता। सबसे पहली बात देखो दोस्तों, बंटवारा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन क्या करूं, अब या तो मैं टॉपिक बना लूं या जो भी करूं। बंटवारा, सबसे पहले हम पार्टीशन की बात करते हैं। यहां मैं कोई डिसीजन नहीं दे रहा, कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है, मैं कुछ नहीं कह रहा, अपना डिसीजन खुद निकालो। सबसे पहले पार्टीशन में आप इनमें से कोई नहीं कह सकता कि वो एक मामला पॉलिटिक्स का था। एंड पॉलिटिक्स इज नॉट सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, नॉट सो सिंपल। ये इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। पार्टीशन के हम जो पढ़ाते हैं उसे समझ लीजिए। पार्टीशन के दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, दो। पहला, अगर पार्टीशन को देखते हो तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है हमें यहां पर साफ नजर आती है, और दूसरा जियोपॉलिटिकल सिनारियो। और ये जियोपॉलिटिकल सिनारियो और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स 1939 से 1941 के बीच में डिफरेंट थी, और 1941 से लेकर 1946 तक डिफरेंट थी, और 1946 से लेकर 1947 तक डिफरेंट थी। राजनीति बहुत तेजी के साथ बदल रही थी। 1939 में मुस्लिम लीग का नारा था, मुस्लिम्स आर इन डेंजर, मुस्लिम इंटरेस्ट्स आर इन डेंजर, देयरफॉर वी वांट स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिशर्स टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स। हमें अपने अधिकार बचाने के लिए ब्रिटिशर्स चाहिए। 1941 तक आते आते ये विचार क्लियर हो चुका था कि इस्लाम इज इन डेंजर, इस्लाम इज इन डेंजर। और 46 तक आते आते वायलेंट मेथड्स टू गेट पाकिस्तान, वायलेंट मेथड्स टू गेट पाकिस्तान। और यहां पर आप समझिए कि मुस्लिम लीग जो है वो सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट कर चुकी थी, सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट कर चुकी थी। क्योंकि अगर आप देखें तो कैलकाटा किलिंग और नोआखली राइट्स
कैलकाटा किलिंग और नोआखली रायट्स। नोआखली रायट्स, ये दो अलग अलग चीजें, दो से साथ में है, जिसमें मुस्लिम लीग वो क्या नाम है मन बना चुकी है कि कांग्रेस को इतना ज्यादा मजबूर कर दो कि वो सोच ही नहीं पाए कि बाहर निकलना है। मुस्लिम लीग को, कांग्रेस को इतना ज्यादा मजबूर कर दो और इतना सिविल वॉर फैला दो, जैसे होता वो शर्जील इमाम को सुना था कि इतना मजबूर कर दो, इतना मजबूर कर दो कि 2-3 महीने तक वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर खोले ही ना। ये नाजायज औलाद है ना ये वो जिन्ना की, जिन्ना ने भी ऐसे ही किया था। ये जो अभी हिंदुस्तान को बांटने की बात कर रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर बहुत सारा मलबा डालने की बात कर रहे हैं, ये यही लोग हैं। अब ऐसे में अभी तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट मजबूत है, स्ट्रांग है, सब चीजें हैं, और एक माइंडसेट मुस्लिम्स का भी बहुत स्ट्रांग है इस मामले में कि भाई हिंदुस्तान का बंटवारा दोबारा नहीं होगा, जो भी है। और मैं बहुत खुश, मतलब शुक्रगुजार हूं डॉक्टर अहमद का और डॉक्टर और सुबुई खान और बहुत सारे ऐसे निकल के आ रहे हैं जो इस टाइम पर दिखा रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं उस एंटी इंडिया माइंडसेट वाले लोगों से, शर्जिल इमाम जैसे हरामियों से। अब है क्या मामला, समझो, सॉरी ये वर्ड निकल गया मेरे मुंह से। अब आप समझिए मामला क्या है यहां पर कैलकाटा के लिए। तो यहां सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस डोमेस्टिक उसमें चल चुकी हैं। तो यहां सुभाष चंद्र बोस क्या स्टेप उठाते मेरे को अंदाजा नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस 1941 में गए तो सिविल वॉर क्या, मुस्लिम्स जो थे वो कांग्रेस को सपोर्ट कर चुके थे। सोचकर देखिए, मुस्लिम्स को बहुत सारी कांग्रेस को बहुत सारी मुस्लिम सीटें मिली थी और मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग को आउटवर्डली रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन यहां तो 75% मुस्लिम्स जो है वो मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हो चुका है। तो यहां मैं गेस नहीं कर पा रहा कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में सुभाष चंद्र बोस के पास क्या आइडिया था कि उस सिविल वॉर को रोक पाते, क्योंकि एग्रेसिवली तो आग को आप आग से तो बुझा नहीं सकते, आग को आग से तो बुझा नहीं सकते। नोआखली राइट्स में सुभाष चंद्र बोस का क्या ओपिनियन है या क्या करते, मेरे पास अभी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ज्ञान कम है, तो इसलिए मैं इस चीज पर टिप्पणी नहीं कर पा रहा और इसीलिए मैं थोड़ा अभी समझ भी नहीं पा रहा। कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझे रेफरेंसेस ज्यादा से नहीं मिल पा रहे हैं कि क्या करते और गांधी ने क्या किया, वो हमारे पास रेफरेंस है। वही हाल जियोपॉलिटिकल सिनारियो में भी है, क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, सेकेंड शुरू हुआ, लेकिन जियोपॉलिटिकल अगर आप देखें तो 1946 के आसपास तक यहां पर कोल्ड वॉर जो है वो साफ तौर पर शुरू हो चुका है। अब क्योंकि कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है और दुनिया 2 पार्ट्स में बंट चुकी है, और ऐसे में अभी तक जो है ब्रिटिश जो हैं, देखो 1941 के अंदर ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल करना चाहते थे। ब्रिटिश वांटेड टू रूल इंडिया, ब्रिटिश वांटेड टू रूल इंडिया। अभी तक ब्रिटिश जो हैं वो इंडिया को रूल करना चाहते थे, ये रियलिटी है। लेकिन 1946 में सिनारियो बदलता है और 1946 में ब्रिटिश वांटेड टू लीव इंडिया। अब मुझे ये बताइए कि अब ब्रिटिश भारत को छोड़ना चाहते हैं, यानी यहां पर जब सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया छोड़ा तब ब्रिटिशर्स का मानना कुछ और था, सिचुएशन कुछ और थी। 1946 में अगर सुभाष चंद्र बोस होते, तो हालांकि वो 45 के अंदर हम मानते हैं कि अभी सो कॉल्ड जो प्लेन क्रैश हुआ वो एक्सीडेंट हो गया, चलो मानते हैं, लेकिन मैं ये मानने की कोशिश कर रहा, सोच रहा हूं या कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में सुभाष चंद्र बोस क्या करते जब ब्रिटिश अब इंडिया से निकलना चाहते हैं, लेकिन वांटेड अ पीस ऑफ लैंड, वांटेड अ पीस ऑफ टेरिटरी टू हैव a foothold in South Asia, foothold in South Asia, के
साउथ एशिया में कोई फुट होल्ड हो, ब्रिटिशर्स ऐसी कोई स्पेस चाहते हैं। अब ऐसे में सुभाष चंद्र बोस के ऊपर खुद आरोप था कि वो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट आइडिया को सपोर्ट करते थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू सपोर्ट करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू भी सोशलिस्ट, सुभाष चंद्र बोस भी सोशलिस्ट, और ब्रिटिशर्स को ये डर है कि अगर सोशलिस्ट गवर्नमेंट इंडिया में आई तो वो तुरंत यूएसएसआर की गोद में जाके बैठ जाएगी। तो पॉसिबली यूएसएसआर ने जैसा बिहेवियर नेहरू के साथ किया, पॉसिबली वैसा बिहेवियर सुभाष चंद्र बोस के साथ भी होता। और ब्रिटिशर्स को भी ये शक था कि अगर इंडिया उनके फेवर में जाएगा तो ब्रिटिशर्स को एक ऐसा पीस ऑफ लैंड चाहिए था जिसके अंदर कम से कम वो कांग्रेस की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ना हो। और क्योंकि कांग्रेस की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ना हो तो ये चीज सुभाष चंद्र बोस के अंदर भी होती। तो क्या ऐसी सिचुएशन में जब ब्रिटिशर्स अब गेम खेलना शुरू कर चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस का क्या आइडिया था, मेरे पास इसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे पास कोई ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है गैस करना कि T20 मैच चल रहा है, 17वां ओवर चल रहा है, मतलब 16 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 17 ओवर चल रहा है, 17, 18, 19, 20, 4 ओवर में आपको 100 रन बनाने हैं। और मुझे कोई खड़ा होकर कहे कि यहां अगर राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण होते तो ये मैच जीत सकते थे, 4 ओवर में 80 रन बनाने हैं, तो अगर राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण होते तो ये मैच जीत सकते थे। मैं राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण अपने आप में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे, लेकिन वो टेस्ट और वनडे के हिसाब से बेस्ट थे। और आज के दिन T20 का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। अब यह वनडे वाले प्लेयर जो है, अब सचिन तेंदुलकर बहुत ज्यादा T20 में क्यों नहीं चल पाए, क्योंकि वो वनडे स्पेशलिस्ट थे। अब वही वाली बात है कि हम इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि T20 में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण बहुत अच्छा डिसीजन ले जाते, या T20 के अंदर सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा। मैं एक्चुअली क्रिकेट नहीं जानता, तो आजकल वाले प्लेयर्स को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। वो एक तो धोनी है, शायद वो रिटायर भी हो गया सब जगह से, एक वो कोहली है, और शायद एक मैं इनमें से किसी एक को जानता हूँ, शायद वो रोहित शर्मा समथिंग कोई है, और मैं इनमें से किसी को नहीं जानता है। और बाकी तो मेरे सामने क्रिकेट मैच, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वो आपको दे नहीं पा रहा एग्जाम्पल्स। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, मतलब टेस्ट क्रिकेट का एक प्लेयर है, सिचुएशन क्या है टेस्ट क्रिकेट वाली, उसका महारथी है, उसे आप T20 में गैस करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके बाद कहते हैं यार वो होता ना तो जीत जाता। जब तक आप सर्कमस्टेंसेस का प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर लेते, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छा सा डिसीजन ले पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज में संभल के चलने की जरूरत होती है। तीसरा, अब अजीत दोवल जी का एक क्वेश्चन और है, वो है 1962 वॉर के ऊपर, कि 1962 वॉर हम हारे, अगर हमारी आर्मी स्ट्रांग होती तो हम ये 1962 वॉर नहीं हारते। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारी आर्मी स्ट्रांग होती तो हम 1962 वॉर बिल्कुल नहीं हारते। लेकिन इसकी भी पूरी गुंजाइश है कि संभावना थी कि क्योंकि अभी अब पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ था, क्योंकि अभी प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया था, क्योंकि अभी पॉलिटिकल सिस्टम होने में टाइम लग रहा था, शायद इसीलिए आर्मी सर उठाए या आर्मी ताकतवर हो उससे पहले ही आर्मी को कंट्रोल करने के ऑब्जेक्टिव के साथ आर्मी को थोड़ा सा कमजोर रखा गया, एक कैलकुलेटेड ऑब्जेक्टिव के साथ, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। अब आप कहोगे मैं इसे कैसे जस्टिफाई कर पा रहा हूं? देखो यार, सीधी सी बात है, आर्मी अपने आप में पावर है विद वेपन, और किसी भी नई कंट्री के अंदर अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच होती है तो आर्मी जो है वो पावर को कैप्चर करते हुए देर नहीं लगाती, बस एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना होता है। और दूसरी बात, चलो आर्मी नहीं भी थी, मैं ये जज नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे को लगता है कि सुभाष चंद्र बोस, जहां तक मुझे याद है, सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री या किसी भी कलकत्ता के मेयर की पोस्ट के बाद सुभाष चंद्र बोस को किसी भी गवर्नमेंट की पोस्ट पर रहने की एक एक्सपीरियंस था। वो पॉलिटिशियन बहुत अच्छे थे, वक्ता अच्छे थे, काम अच्छा कर रहे थे, नेशनलिस्ट थे, सब चीज़ें थी,
लेकिन जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड प्रोविंस के एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 2.5-3 साल गवर्नमेंट के अंदर रह के काम किया था, फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत अहम मेहनत करी थी। सुभाष चंद्र बोस का आइडिया उस चीज में मुझे दिखाई नहीं देता कि क्या वो बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे तो नहीं थे, उड़ीसा के भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर थे तो नहीं थे, जो भी थे वो कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं था जो कि उनको मैं ये एक्सपीरियंस काउंट कर पाऊं कि वो वहां पर उस पोस्ट पर थे और उन्हें गवर्नमेंट रन करने का वो एक्सपीरियंस था। और गवर्नमेंट के रन करने के पीछे यार देखो, पता है क्या होता है, एक विजन होता है। आप मोदी जी के भी मन की बात सुनोगे ना तो एक विजन होता है कि हमारे को ऐसा देश बनाना है, ऐसा करना है। नो डाउट सुभाष चंद्र बोस के पास भी वो विजन था, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, 1962 वॉर वॉज नॉट द ओनली प्रॉब्लम एट दैट टाइम। उस टाइम पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। और 1947 में आजादी मिलने के बाद इंडिया ने जो प्रॉब्लम्स फेस की, उस टाइम की प्रॉब्लम्स के मामले में, चाहे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स था जिसमें हमारे पटेल साहब ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे हमारा लैंग्वेज के इशू को सेटल करना था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट था, चाहे हमारे बहुत सारे देखो बुरे काम भी किए जिन्हें आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन अच्छे काम भी किए यार, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। अब आप डिनाई करो तो वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके दादा ने आपके लिए बहुत कुछ किया, परदादा ने दादा ने बहुत कुछ किया, अब आप उसको सब चीजों को नकार रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो नहीं किया उसी की गालियां बक रहे हैं। करो, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का 1947 में आइडिया क्या था, क्योंकि जो सिचुएशन थी ना, हर कोई जरा सी बात पर लड़ने को उतारू हो रखा था और उसे ऐसा लग रहा था कि इस आजादी का फायदा क्या। जैसे तमिलनाडु के अंदर एक मामला आया, तमिलनाडु से जब हमारा लैंग्वेज का इशू था, तो लैंग्वेज के इशू के अंदर एक चीज ये थी कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात की गई, आजकल भी इशू है। एकदम से तमिलनाडु से रिएक्शन आया कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, शायद के कामराज थे या कौन थे, कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं, एक काम करो हिंदी वालों को कह दो कि तमिल सीख ले, हम हिंदी नहीं सीख सकते। अब आप सोच कर देखो, क्या इसे आप एग्रेसिव मोड पे देख सकते हैं? क्या इसे एग्रेसिव मोड पे आप हैंडल कर सकते हैं? क्या लड़के भिड़ के, सामने वाले को डांट के, फटकार के, चीख के, चिल्ला के, कुछ भी करके क्या हैंडल कर सकते हैं? इन माय ओपिनियन नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो भाई साहब सॉरी, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। बाकी तो इस तरीके से आप देखिए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम हाइपोथेटिकली तो सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, लेकिन क्योंकि वो नहीं है तो हिस्ट्री में उस चीज के बारे में हमारे पास बहुत सारे जवाब या सवाल नहीं होते हैं। इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पेशेंस रख के सोचें कि नेहरू और गांधी को खासकर गालियां बकना पढ़े लिखे बंदे के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, नॉट फॉर द वन हु इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, और उसका यूपीएससी पीसीएस से कोई मतलब नहीं है, वो बायस ना हो इन चीज़ों के लिए। और बाकी अगले साल इलेक्शन है, तो आज के दिन जो भी वो दिया जाएगा, बयान दिया जाएगा, वो पूरे तौर पर इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि अगले साल कैसा प्रोपेगेंडा के साथ गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। और राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी कनेक्टेड है राहुल गांधी क्लेम करता है नेहरू गांधी परिवार के लीगेसी को, तो कहीं ना कहीं नेहरू गांधी परिवार की लीगेसी को चोट पहुंचाने का काम फिर राहुल गांधी के अपोनेंट्स करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन अगर नेहरू को गालियां पड़ रही हैं और गांधी को गालियां पड़ रही हैं, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये राहुल गांधी है। सबसे पहले अपने नाम के पीछे से गांधी हटाए, क्योंकि गांधी से कोई दूर दूर तक लेना देना इनका है नहीं, और जो हाईजैक किया हुआ है गांधी नाम को, तो इसके चक्कर में गांधी को गालियां पड़ती हैं। दूसरी बात नेहरू, तो देखो भैया नेहरू की लीगेसी का मामला ये है, तुम्हारे नाना ने, बल्कि दादी के पिताजी ने, पता नहीं कौन सा रिश्ता होगा ये, उनकी जो अचीवमेंट थी उनके नाम पर तुम्हें वोट देते हुए हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगेगा। आप अपनी अचीवमेंट बताओ, आप अपना आइडिया बताओ। जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस ढंग से नहीं कर पा रहे और आपके पास पिछले 10 साल वाली
जो 4 से 14 वाली सरकार थी, उसके अंदर जो क्रॉनी कैपिटलिज्म आपने किया, उसके चक्कर के अंदर आपसे लोगों को नफरत सी हो रखी है, बहुत सारे लोगों को। आप रिवाइव कीजिए, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। तो राहुल गांधी के चक्कर में यहां सारा मामला ज्यादा बिगड़ा हुआ है। आज राहुल गांधी ये कह दे कि भाई मैं अपने नाम के आगे से गांधी हटा रहा हूं, तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि यहां गांधी और नेहरू के ऊपर जितने हमले हो रहे हैं वो नहीं होंगे, और कम से कम ये डिबेट और डिस्कशंस में बाहर हो जाएंगे। तो हम जैसे लोग उन सिचुएशंस को समझा पाएंगे कि देखो उनकी अचीवमेंट्स क्या थी और उनका फेलियर्स क्या क्या थे, और न्यूट्रल वे में रहने की कोशिश कर पाएंगे। और रही बात 2024 के इलेक्शन की, तो भाई कामना यही करूंगा और रिक्वेस्ट यही है, स्ट्रांग और स्टेबल गवर्नमेंट को वोट करें। स्ट्रांग और स्टेबल गवर्नमेंट को वोट करें जो अपना वादा पूरा कर रही है। धन्यवाद।